गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेसन 2 भारत एक सामान्य परिचय देखेंगे, जिसमें हेडिंग है उप महाद्वीपीय बनावट विविधता में एकता। मतलब विविधता होने के बावजूद भी एकता किस तरीके से है भारत में, इसके बारे में देखना है। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है। ये कौन सी दिशा में? भारत की उत्तर दिशा की ओर आपको ये क्या है, सबसे ऊंची क्या है, पर्वतमाला हिमालय आपको स्थित दिखाई दे। ये आप लोग मानचित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की गहरी घाटियाँ हैं। मतलब इन जो हिमालय पर्वत की जो स्थित आसपास क्या है, सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नदियों की गहरी घाटियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम क्या है, भूखंड है। हमारे देश में जम्मू और कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। यहाँ मतलब बहुत अधिक ठंड पड़ती है। वहीं राजस्थान में थार का मरुस्थल भी स्थित है। ये राजस्थान में क्या है, थार का जो मरुस्थल है वो स्थित है। मेघालय में मासेराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। जो मेघालय आपके ये पूर्व दिशा की ओर मेघालय जो कि है मासेराम, जहाँ पे दुनिया के मतलब यहाँ बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको वनस्पति भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। वहाँ के जो क्षेत्रीय जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लोगों के खान पान और रहन सहन में विविधता मिलती है। मतलब उनके जो खान पान मतलब उनके खाने पीने और रहन सहन में भी काफ़ी भिन्नता है। ये विभिन्नताएं परस्पर एक दूसरे की पूरक है, अर्थात कालांतर से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर विभिन्न जरूरतों के लिए निर्भर है। तो कहा गया कि कालांतर में जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। अब आगे देखते हैं। एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है। ये कौन से? एशिया महाद्वीप, जो कि हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप। तो मानचित्र में आप इसे देख सकते हैं कि एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है। इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएं और उत्तर में हिंदू कुश है। उत्तर से पूर्व तक धनुषाकार बनावट लिए हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान है, जो कि कौन से? उत्तर और पूर्व दिशा की। आप मानचित्र में से देख करके समझ सकते हो कि धनुषाकार मतलब धनुष के आकार की बनी हुई हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है, उसकी जो बनावट है वो क्या है, वो फैली हुई वहाँ पे स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में आराकान योम की पहाड़ियाँ हैं। इसके कौन से? उत्तर। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जो कि मानचित्र 2.1 में दिखाया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र किस तरीके से बनावट है, उसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कहा है इन्हें भी जाने। द्वीप क्या है, इसके बारे में जानते हैं। महाद्वीप का एक भूभाग है। क्या है? द्वीप क्या है? महाद्वीप का एक भूभाग है, जो कैसे चारों ओर मतलब भूभाग के चारों ओर जल राशि मतलब जल से कैसा हुआ है, घिरा हुआ है, जैसे कि अंडमान। आगे है महाद्वीप। इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। मतलब महाद्वीप की कोई ऐसी जिसको आप परिभाषित के रूप में कह सके तो क्या सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। लेकिन प्रारंभ में ऐसी मान्यता है कि ऐसे सतत विस्तृत मतलब फैले हुए और बृहद मतलब बड़े भूभाग जो चारों ओर से मतलब उनके चारों भूभाग के चारों ओर से विशाल जल राशि मतलब पूरे जल से भरे हुए हो या उससे घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। चूँकि इस परिभाषा के आधार पर एशिया और यूरोप को अलग नहीं किया जा सकता। एशिया यूरोप को यूरेशिया भी कहा जाता है। किसको? एशिया और यूरोप को, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए साथ ही साथ इसलिए इसको किस नाम से? यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। इस परिभाषा के मापदंड पर सिर्फ
ऑस्ट्रिया और अंटार्कटिक को ही महाद्वीप की संज्ञा दी जा सकती है। अगर हम ध्यान से संसार के मानचित्र को देखें तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों किस तरीके से स्थलखंड मतलब स्थल भाग से कैसे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका से जुड़े हैं। किससे? उत्तर और दक्षिण अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अब समझने के लिए इसे आप लोग मानचित्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग आसानी से देख सकते हैं। संसार के मानचित्र में आप लोग इसे देखेंगे। अतः यह कहना उचित होगा कि जिस विस्तृत और बृहद भूभाग को परंपरागत रूप से महाद्वीप की संज्ञा से जाना जाता रहा है उसे महाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप, जबकि ऐसा भूभाग जिसकी तीनों ओर मतलब तीनों तरफ क्या है, किससे? जल राशि हो, उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या जाना? द्वीप के बारे में जाने, महाद्वीप के बारे में जाने और प्रायद्वीप के बारे में। तो इस तरीके से आप लोग इसमें परिभाषा भी दिए गए हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर उसे याद कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर भी आप लोगों को समझाया गया है। आगे देखते हैं। जो पश्चिमी म्यांमार में बंगाल की घाटी के तटों से होते हुए दक्षिण से पूर्व की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मेल जाती है। जो किसके बारे में कहा गया? पश्चिम दिशा की ओर म्यांमार में किससे? बंगाल की घाटी के तटीय भागों से होते हुए दक्षिण से पूर्व की ओर क्या है? बढ़ते हुए किससे? हिमालय पर्वत से वो किससे मिल जाती है। मानचित्र 2 पॉइंट में काली लकीरों को देखें कहा गया, जिस तरीके से हमने पिछले पेज में देखा कि वहाँ पे दिखाया गया था। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, भारत है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की घाटी। तो यहाँ पे दिखाया गया है जो हिमालय पर्वत से जुड़े हुए किस तरीके से हैं उसके बारे में वहाँ बताया गया। अब आगे देखते हैं। काली लकीर के द्वारा दिखाई गई ऊंची और दुर्लभ पहाड़ी श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारत को अलग करती है। जो दुर्लभ पहाड़ी श्रृंखलाएं जो हैं वो किससे? शेष एशिया से भारत को अलग करती है। इस महाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिणी प्रायद्वीप है। इसके किनारों से पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की घाटी से उठती लहरें लगातार कैसी होती हैं? टकराती रहती हैं। किससे? बंगाल की खाड़ी से जो लहरें उठती हैं और कहाँ से? पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम में अरब सागर, जैसे कि आप लोग मानचित्र में देखे हैं। तो अरब सागर और जो बंगाल की घाटी की जो लहरें हैं वो क्या है? लगातार क्या है? टकराती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश सभी दिशाओं में अवैध या दुर्गम है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये दक्षिण एशिया की इस प्रदेश को जो हम लोगों ने पढ़ा, जो आपका कौन सा? अरब सागर और पूर्व में जो बंगाल की घाटी है, इन क्षेत्रों को मिलाकर के जो कि दक्षिणी क्षेत्र में के प्रदेशों को क्या कहा गया है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि यूरेशिया के मानचित्र पर भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्रीय निर्धारण, भारतीय उपमहाद्वीप जो कि हमारा भारत यहाँ है, यहाँ दिखाया गया है। ये आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और ये आपका हो गया इधर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल हो गए। तो ये आपका यहाँ से कौन सा? हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ आ जाएंगी। तो आप इसे मानचित्र में आप अपने बुक में देख करके भी इसे समझ सकते हैं। मानचित्र 2.1 में यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का एक कैसा प्रदेश है? विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने एक विशिष्ट जलवायु भी प्रदान किया गया है, क्योंकि इसके आप तीनों क्षेत्रों में देखोगे तो कैसा है? समुद्री भूभाग है और एक तरफ आप देखोगे तो थल भाग है, जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। जो विशिष्टता के कारण, भौगोलिक विशिष्टता के कारण और जो इसकी जो स्थिति है और बनावट है उसकी, जिससे क्या प्रदान होती है? जलवायु प्रदान कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं।
कल्पना कीजिए कि अगर हिमालय पर्वत की ऊंची व लंबी पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होती तथा दक्षिणी भाग के दोनों तरफ समुद्र का फैलाव नहीं होता तो उपमहाद्वीप में वर्षा कैसी होती, क्योंकि जो मानसून आते हैं वो कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा की ओर आते हुए घूम करके आपके हिमालय पर्वत से टकरा करके फिर वो क्या है, वर्षा के रूप में धीरे धीरे जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरती पर गिरती हैं, जो कि यह मानसून के आने का या मानसूनी जलवायु का बहुत बड़ा हिमालय पर्वत का योगदान है, जिसकी वजह से हमारे भारत में अच्छी कृषि होती है। हमारी जो जलवायु है, हमारे पर्यावरण है, वो काफ़ी कैसी है, फायदेमंद है। उत्तरी ध्रुव में आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता? ऐसा माना जाता है कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये याद रखें बच्चों, ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं सिंधु, गंगा, यमुना आदि नहीं होती और ना ही इनसे निर्मित विस्तृत मैदान होते। अगर हिमालय पर्वत से जो नदियाँ हैं, यहाँ सिंधु, गंगा, यमुना, सतलज, रावी जो कि नदियाँ हैं, तो अगर इन नदियाँ नहीं होती तो जो हमारे जो विस्तृत मैदान है, जो समतल इधर जो भूभाग है, उन जगहों पर जो पानी है वो कैसे प्रदान हो पाता, जो कि हिमालय पर्वत का बहुत बड़ा योगदान है। इस स्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होती, उस स्थिति में जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो कैसा होता, विस्तृत मरुस्थल, जहाँ की भूमि कैसी होती है, मरी हुई होती है। कहने का मतलब कि वहाँ पैदावार होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जलवायु कैसी होगी मरुस्थल की, बहुत ही गर्म होती है, जिसमें कोई भी फसल नहीं उग पाते हैं, सिवाय केवल आपके जो गर्मी में होने वाले जो पौधे हैं, पेड़ पौधे या फिर कहें वनस्पति, सिर्फ वही हो पाएंगे, जैसे कि आपका हो गया कैक्टस हो गया, नागफनी हो गए, इस तरह के। अब आगे देखते हैं, सिंधु गंगा की घाटियों में प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ है। इतिहासकार का यह मानना है कि 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए पश्चिमी एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप पहुँचे थे। ये किसकी, जो अफ्रीका में पहले कहा गया, अफ्रीका के से मनुष्य क्या है, भोजन की तलाश में, भोजन और पानी की तलाश में वो घूमते घूमते क्या है, एशिया महाद्वीप के जो कि भारतीय उपमहाद्वीप तक वो पहुँच गया। सोचने वाली बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक बनावट उसे प्रत्येक दिशा से क्या करती है, अभेद्य बनाती है। तो वे लोग यहाँ कैसे बनाते, मतलब ना मिलने वाली, तो उस जगह पर जो कहना चाहिए अफ्रीका से जो मनुष्य वो कैसे भारतीय महाद्वीप तक कैसे पहुँचे। उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम उत्तर की ओर और पूर्वोत्तर में पूर्व उत्तर की ओर में अभेद्य ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अवश्य हैं, लेकिन उन्हीं जटिल पहाड़ों के बीच कई घाटियां और कैसी हैं, दर्रे भी मौजूद हैं। चित्र 2.1 में खैबर दर्रा, जो कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि स्थिति किस तरीके से खैबर दर्रे की है। तो इन जो कहना चाहिए क्षेत्रों और घाटियों को पार करते हुए वहाँ तक पहुँचे। इन्हीं दर्रों के रास्ते मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। तो सोचने वाली बात है कि इन जगहों, इन स्थिति के बावजूद वो किस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गए। इनमें खैबर और बोलन प्रमुख दर्रे हैं। कुछ मानव समूह दक्षिण में मकरान तट के रास्ते से भी यहाँ पहुँचे, जो मकरान तट है उस रास्ते से भी वो लोग यहाँ तक पहुँचे थे। उत्तर के दर्रों से तिब्बत तक के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों में म्यांमार के सान पठार से मानव उत्तर पूर्वी इलाकों में आया और बाद में क्या है, ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है उन बालुओं पर आकर के वो रहने लगे और वहाँ फैल गए। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ भौगोलिक स्थितियाँ मनुष्य के लिए रुकावटें पैदा कर रही हैं, तो वहीं रुकावटें उन्हें नए अवसर भी प्रदान करती हैं। जिस तरीके से उन्हें विभिन्न तरह के जो दर्रे हैं,
जो भौगोलिक स्थितियां हैं, इन मतलब इतनी परिस्थितियां थी, मतलब रास्ते भी इतने सीधे नहीं थे, कई मुश्किलों का सामना करते हुए क्या है और कई रुकावटें भी उनके सामने पैदा हुई, लेकिन जो मानव थे वो उन नए जो रुकावट उनके सामने आ रहे थे उसमें भी वो क्या है अपने लिए नए अवसर, नए रास्ते वो खोजने लगे। अब आगे देखते हैं, अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। तो इस तरीके से अलग अलग समय में, समय मतलब वो जब वो आए तो स्थिति एक जैसे नहीं थी, समय भी एक नहीं थे, तो इस स्थिति में क्या है अलग अलग समय में विभिन्न मानव कहा गया, मानवों के समुदाय, लोगों के जो समुदाय थे वो अपनी अपनी संस्कृति के साथ वो जैसा मानते थे, उनकी जो संस्कृति कैसी थी, उस संस्कृति को लेते हुए वो कहाँ आए, भारतीय महाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदायों के साथ घुल मिल गए और कुछ ने अपनी पहचान अलग बनाए रखी। कुछ लोग ऐसे थे जो कि पहले से बसे हुए थे, उन लोगों के साथ वो हिल मिल गए, मतलब उनके साथ वो रहने लगे, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपनी जो पहचान थी वो उनसे अलग बना के रखे। अलग अलग सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का असर कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा, क्योंकि जो लोग थे वो क्या थे कि अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग थे, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आकर के बसे, तो उनकी संस्कृति भी स्वाभाविक सी बात अलग होगी, उनकी धार्मिकता भी अलग होगी, उनके मानने के तरीके भी अलग होंगे, वेशभूषा भी अलग होगी। तो इन सारी चीज़ें अलग अलग होने के बावजूद भी वो क्या है, और उनके जो काम करने के जो तरीके थे वो भी अलग थे, लेकिन जो स्थिति क्या है समय के अनुसार बदलती हो रही, और इस स्थिति पर क्या है एक दूसरे का वो प्रभाव डालने लगे, एक दूसरों की स्थितियों पर। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहां सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो इस तरीके से क्या है भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न तरीके की एक नई संस्कृति का क्या होने लगा, विकास हुआ, और अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कहना चाहिए लोग, काम करने के तरीके, विभिन्नता होने के बावजूद भी ये सिलसिला क्या है आगे बढ़ता गया, और एक दूसरे की सभ्यताओं पर वो क्या है असर डालने भी शुरू हो गया, और एक दूसरे के कहना चाहिए संस्कृतियों को भी वो अपनाने लगे, और इस तरीके से क्या हुआ एक नए सूत्रपात में वो बनने लगे। अब आगे देखेंगे बच्चों, स्थिति विस्तार और हमारे पड़ोसी देश। भारत एक आकांक्षीय विस्तार 8 अंश 4 से 37 अंश 6 तक उत्तरी अक्षांशों के बीच और 68 अंश 7 डिग्री से 97 अंश 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है, 7वां बड़ा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का कितना है, 2.47% है। जो अन्य जो है क्षेत्रफल, जो हमारे भारत की स्थिति बताए कि संपूर्ण कहा कि विश्व के स्थल भाग का कितना प्रतिशत है, 2.47% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है, दूसरा बड़ा देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग भारत में निवास करता है। तो इस तरीके से जो हमारी जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 17.2% जो है वो भारत में निवास करते हैं। देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन अब हमारे जो देश है उसमें विभिन्नता भी हो गई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 2.3 में भारत का चित्र नक्शा बना हुआ है, जिसमें पूरी तरीके से कर्क रेखा, मकर रेखा को दिखाया गया, कितने अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं जो हैं उनको भी पूरी तरीके से, और उनके पड़ोसी देश हैं उनको भी दिखाया गया है। तो इसे आप लोग अपने बुक में देख करके इसे समझ सकते हैं। अब आगे देखेंगे कर्क रेखा 23 डिग्री 23 अंश
उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो कि देश को लगभग 2 समान भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांश है उसका जो प्रभाव है किस पर, दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जैसा कि हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं और यह अंतर क्या होता है, बढ़ता जाता है। सोचो ऐसा क्यों? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। जो भूमध्य रेखा है उस पर जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। इसलिए यह दिन और रात की अवधि कैसी होती है, बराबर होती है। आप लोग इसे भारत के नक्शे में भी आप देख करके इसे समझ सकते हैं। संसार के में जिस तरीके से जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तो इसे आप क्या है, जो बीच की जो रेखाएं हैं, भूमध्य रेखाएं हैं, उस पर जो सूर्य की किरणें होगी वो कैसी होती है, लंबवत होने की वजह से हमेशा वहाँ साल भर सूर्य की किरणें पड़ती है और वहाँ क्या होती है, दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। परंतु हम जैसे जैसे भूमध्य से उत्तर या दक्षिण को बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें का तिरछापन भी कैसा होता है, बढ़ता जाता है। जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे या दक्षिण की ओर, तो सूर्य की किरणें कैसी होंगी, तिरछी होंगी। परिणाम क्या होगा, यह होता है कि दिन रात की अवधि में क्या होता है, अंतर बढ़ता जाता है। या तो आपके दिन रात कहना चाहिए दिन छोटे होंगे और रात बड़े होंगे। ठीक इसी तरह देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर के छोर से स्थानीय समय में 2 घंटे का क्या होता है, अंतर हो जाता है। कहाँ पे कहा गया है, पश्चिमी छोर के अरुणाचल प्रदेश के पूर्व उत्तर की ओर कहा गया है, जिसमें 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से जाती है। यह हमारे देश की प्रमुख मध्याह्न, क्योंकि वो मध्य से होकर के, जिसको कहा गया है प्रधान देशांतर भी कहा जाता है, प्रधान रेखा है। इसके समय के अनुसार देश का मानक समय क्या होता है, निर्धारित होता है। देश का जो समय है, माना हुआ जो समय है, वो क्या होता है, इसी पर ही निर्धारित होता है। दक्षिण एशिया के देशों में आपसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टि से सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे सार्क का गठन किया गया है। बच्चों ध्यान रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। भारत की केंद्रीय स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि अफगानिस्तान और मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ हमारे देश की सीमाएं मिलती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीमा के विस्तार को लेकर भारत का विशेषकर पाकिस्तान और चीन के साथ काफ़ी समय से क्या हुआ है, मतभेद रहा है। मतलब किसी बात को लेकर के, विषय को लेकर के, सीमा को लेकर के क्या है, हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी मतभेद बने रहे हैं। नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर भी भारत का पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ कैसा रहा है, मतभेद रहा है। पानी को लेकर के इन देशों के बीच में हमेशा मतभेद उत्पन्न होते रहे हैं। जल संपदा का तार्किक और आपसी हित की भावना से निदान करना आवश्यक है। जो जल जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, जिसका क्या है, तर्क ऊपर निकाल करके या तर्क निकाल करके आपसे हित के लिए, सभी के जिसमें सबका हित हो, इस भावना को निकाल करके क्या है, इन समस्याओं का निदान करना है। अब आगे देखेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य। संस्कृति हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, भाषा व साहित्य इत्यादि का मिला जुला कैसा है, ताना बाना है। क्योंकि जो संस्कृति है वो हमारे रहन सहन, हमारे जो सोच विचार है, हमारे खान पान, चाहे वो नाच गान, संगीत, धार्मिक विश्वास, धर्म के ऊपर जो विश्वास है, दर्शन, मूर्तिकला, चित्र, इन सारी चीज़ों का क्या है, एक दूसरे से मिला हुआ कैसा है, एक जाल की तरह है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का क्या है, सूचक है। जो भौतिक क्षेत्र है उसका, जो मनुष्य की सभ्यता है, मनुष्य जो उन सभ्यताओं में रहा है, उसमें अपना जीवन को
जीवन बसर किया है तो वो क्या है, हमारी प्रगति का एक सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का क्या है, घोतक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा हुआ है। मतलब विविधताओं में भी क्या है, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न परंपरा, विभिन्न विचारधारा, इस तरीके से सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे के बावजूद होने के बावजूद भी क्या है, विविधताओं में इसमें भरा हुआ कैसा है, देश है। यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी क्या है, विरासत है, जिसमें हम सब रहते हैं। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है और बोली जाने वाली अन्य भाषाएं लगभग 1600 है। प्रायः ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की भाषा है। तो इस तरीके से भारत में क्या है, 22 भाषाओं को क्या है, सैद्धांतिक रूप से उनको भाषाओं का दर्जा दिया गया है। और जो अन्य तरह की जो भाषाएं हैं जो बोले जाने वाली है, लगभग कितना है, 1600 है, जो कि अलग अलग कहना चाहिए प्रांत है, समुदाय है, वहाँ बोली जाती है। भारत में विश्व के प्रायः सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। भारत में विश्व के प्रायः सभी धर्म, मतलब जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों को मानने वाले और धर्म संप्रदाय के लोग क्या हैं, रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और यहूदी हैं। इनके अलावा कई आदिवासी कबीले हैं जिनके अपने अपने पारंपरिक धर्म हैं। विभिन्न धार्मिक धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की संस्कृति विविधता को सतरंगी बना देती है। मतलब विभिन्न कहना चाहिए परंपराएं, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग या धर्म के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग क्या है, भारत की संस्कृति को विविधता का एक सतरंगी, मतलब जो 7 रंग के, मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले, भाषा को बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति, इस तरीके से आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे क्या है, विविधता को क्या बना देती है, सतरंगी बना देती है। आगे देखते हैं, आदिकाल से जब मनुष्य समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और धीरे धीरे समस्त भारत में विस्तृत हुए, तब भारत की विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के कारण कृषक समूह मैदानी क्षेत्रों पर जैसे जैसे फैलते गए, वैसे वैसे शिकार व पशुपालन पर आश्रित समुदाय दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए। तो इस तरीके से जो आदिकाल के जो मनुष्य थे वो क्या है, भारतीय समुदाय में भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और धीरे धीरे समस्त, मतलब पूरे भारत पर वो फैलते चले गए। और इस तरीके से वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, परिस्थिति है, उन घटनाओं के कारण क्या है, जो कृषि समूह क्षेत्र था या मैदानी क्षेत्र थे, उन पर वो फैलते चले गए और उस भूमि का वो विस्तार भी करने लगे। वहाँ पे वो शिकार, पशुपालन या फिर उस पर निर्भर हो गए। और जो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं यहाँ, जहाँ मतलब उस पहाड़ी मतलब पर वो जाकर के रहकर बसने भी लग गए। इन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में भारत के अधिकांश अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों या पहाड़ियों के बीचों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के इन जातियों के लोग, वहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग जाकर के रहने लगे। जैसे कि यहाँ बताए गए गोंड, भील, संथाल, उरांव, सहरिया, नागा, मेरी और डाफला इत्यादि 600 से अधिक विभिन्न जनजातीय समूह पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा पूर्वोत्तर राज्य में रहते हैं। तो इस तरीके से जो इनका जो जनजातीय समूह है वो इन क्षेत्रों पर जाकर के बसने लगे। मैदानी इलाकों में इनकी उपस्थिति नगण्य है। जो मैदानी क्षेत्रों पर इनकी स्थिति नगण्य कहा गया, लेकिन आज क्या है स्थिति, भौगोलिक स्थिति और जो संस्कृति है उसमें काफ़ी परिवर्तन होने की वजह से ये अब क्या है, मैदानी क्षेत्रों में मतलब हर एक जगह आप लोग मतलब जगहों पर उनको देखा जा सकता है। भारत की संस्कृति विविधता अपार है। ज़रूरत यह है कि हम चाहे
किसी धर्म, भाषा या समुदाय के हों, एक दूसरे की संस्कृति का बराबर सम्मान करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बातें यहाँ कही गई है कि भारत की संस्कृति विविधता अपार है। विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहने वाले लोग हैं और तरह के लोग भी रहने वाले हैं विविधता के बावजूद। तो ज़रूरत क्या है कि हम चाहे किसी भी धर्म या भाषा या फिर समुदाय के हों, लेकिन हमें क्या करना है, एक दूसरे की संस्कृति का बराबर से, जैसे हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं उसका हम सम्मान करते हैं, तो उसी तरीके से हमें दूसरों की संस्कृति, भाषा का भी या आदि चीज़ों का भी बराबर से सम्मान करना चाहिए। तो आप लोगों का ये यहाँ तक समाप्त होता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न, ध्यान रखें ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को विस्तार नहीं लिखना है, सटीक जितना पूछा गया आप लोग उतना ही आंसर देंगे। होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय से निकलने वाले सदानेर नदियों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की बाह्य सीमा को छूने वाले पड़ोसी देशों की सूची बनाइए। आप लोगों को नाम लिखना है। 4 नंबर में है, सार्क से क्या तात्पर्य है, तो इसका आप लोगों को पूरे को अलग करके इसके फुल नेम लिखने हैं, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे देश के प्रमुख मध्याह्न रेखा देशांतर कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके राज्य में कितनी भाषाएं बोली जाती है, सूची बनाइए। ध्यान रहे ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, सटीक लिखने हैं, 1 लाइन 2 लाइन में लिखने हैं और शब्दावली पर ध्यान दीजिए ताकि आप लोगों को लिखने की हैबिट भी बनेगी। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।